वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो है इस चैप्टर का आपका तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो है दूसरे वीडियो में हम जो है आपको यहाँ से कोशिका, मानव शरीर में किस किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये सब जो है पढ़ाए थे। कोशिकांग यानी उसके कितने अंग होते हैं, तो 10 अंग पढ़ाए थे। उसमें से पहले अंग के बारे में जो है हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें हमको पढ़ाना था आगे परासरण। ठीक है, यानी जल का जो है कोशिका झिल्ली द्वारा आने जाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। अब देखिए, परासरण को हम इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो अल्प परासरण विलयन, यानी इसमें कम मात्रा में जल का जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से समपरासरी विलयन, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा है अति परासरण विलयन, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक हाइपरटोनिक है, एक जो है आइसोटोनिक है, और एक जो है हाइपोटोनिक है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पहला जो है हमारा क्या है, अल्प परासरण विलयन या अल्प परासरी विलयन भी इसको कहते हैं, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी विलयन के जल में नमक या शक्कर की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो तो जल कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोशिका है ये, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, इसके आसपास जो है ना विलयन है। विलयन मतलब सॉल्यूशन, विलयन यानी जिसमें जल में और भी कुछ पदार्थ मिले हुए होते हैं, वो विलयन कहलाता है। तो विलयन है जिसमें जल है, नमक या शक्कर, दोनों में से कोई एक लेना है। तो अगर जल में हम नमक को मिलाते हैं, हम नमक ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम जल में नमक को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जो है नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा जो है क्या है, ज़्यादा है, तो जो जल होगा वो कोशिका के अंदर चला जाएगा। बाहर जो है नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा अगर ज़्यादा है तो जल जो है क्या होगा, कोशिका के अंदर चला जाता है। अब देखिए, इस कोशिका के अंदर चले जाने से होता क्या, तो धीरे धीरे करके कोशिका फूलती जाती है, यानी कोशिका जो है धीरे धीरे फूलती जाएगी जल के कारण से, यानी जल उसमें ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। जैसे में एक प्रयोग दिए हुए हैं, ठीक है, वो प्रयोग हम देखते हैं कि क्या कह रहा है उसमें। तो देखिए, प्रयोग है हमारा किस पे, किशमिश पे प्रयोग किया गया है। किशमिश पे हम प्रयोग किए हुए हैं। तो क्या प्रयोग किए हुए हैं, तो देखिए, एक जो है बाउल लिए हुए हैं, कटोरी, ठीक है, जो शीशे का है, जिससे आर पार हम लोग देख सकें। उसमें जो है सूखी हुई किशमिश को डाल देते हैं और उसमें नमक से घोला हुआ जल जो है भर देते हैं। उस जल में जो हम ये 3 जो है किशमिश डाले हुए हैं सूखे, वो थोड़ी देर बाद देखने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, अगर बाहर के भाग में जो है वो जल और नमक घुला हुआ है, नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है नमक की मात्रा की अपेक्षा, तो जल जो है अंदर की ओर चला जाता है। सेम इसमें, इस वाले में यही हुआ है। ठीक है, तो हम एक क्या लिए हैं, कांच की कटोरी लिए हैं, एक फुल्ली, एक नहीं मतलब 3 जो है किशमिश लिए हुए हैं, और उसमें जो है नमक और जल का विलयन है, यानी बाउल में जो है घोल जो दिखाई दे रहा है, ये पानी जैसा भाग, ये नमक और जल है। इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से ये जल जो है किशमिश के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से किशमिश जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, हम लोग क्या पढ़ना है, आगे कह रहा है कि समपरासरी विलयन,
समपराशरी विलयन, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, जब विलयन में और कोशिका के अंदर जल की मात्रा समान होती है, यदि विलयन की सांद्रता C हो तो C1 बराबर C2 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि एक कोशिका है और यहाँ जो बाहर का भाग है इसमें जो है जल की मात्रा और इस कोशिका के अंदर जल की जो मात्रा है वो दोनों बराबर होंगी। तो अगर हम विलयन को यानी सांद्रता को अगर हम लेते हैं तो बाहर की सांद्रता को हम C1 ले लिए और अंदर की सांद्रता को C2 ले लिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें भी जल का मात्रा बराबर है, इसमें भी जल का मात्रा बराबर, तो दोनों का सांद्रता बराबर होगा, इसीलिए इसमें हम C1 बराबर क्या कर देंगे, C2 कर दिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इसमें दोनों विलयनों का पराशरण दाब, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, समान होता है। जाहिर सी बात है कि दोनों विलयन का सांद्रता समान है, तो जब विलयन का सांद्रता समान होता है तो उसका जो दाब होता है, दाब जैसे पानी का एक प्रेशर होता है ना, कभी जो है क्या कहते हैं, बरसात के समय में छत से गिरता हुआ पानी के नीचे खड़े होकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका भी क्या होता है, दबाव होता है, उससे बहुत तेज चोट लगता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा हिसाब से, नहीं तो ज़्यादा मात्रा में अगर पानी गिर रहा होगा छत के ऊपर से तो आपका सर भी फूट सकता है। अब देखिए इसमें जो है हम पराशरण दाब होता क्या है इसको समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा पराशरण को रोकने में जो दाब लगता है, पराशरण को रोकने में मतलब एक कोशिका से अगर दूसरी कोशिका में जो है कुछ तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो जो है अगर मतलब जल है तो आ जा रहा है, तो उसको रोकने का मतलब एक उसके विपरीत जो बल लगेगा उस पर रुकावट पैदा करेगा, उस बल को हम दाब कह सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जल सामान्य मात्रा में कोशिका के अंदर जाता है और तभी अंदर का जल समान मात्रा में बाहर आ जाता है। मतलब इसमें जो है जितना मात्रा में जल कोशिका के अंदर जाएगा उतना ही मात्रा में कोशिका से बाहर भी आ जाएगा, जिसके कारण से कोशिका का आकार जो है निश्चित बना रहता है, वो ना फूलेगा ना सिकुड़ेगा, जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ जल का सांद्रता क्या है, समान है। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, इस क्रिया से कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। माप यानी उसका जो है, उसको अगर हम जितना उसका वजन होगा या जो आकार होगा उसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। उसका तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या कह रहा है, अति पराशरी विलयन। क्या, अति पराशरी विलयन, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, कोशिका झिल्ली के बाहर का विलयन सांद्रता में अधिक है अंदर के घोल से, तो अति पराशरी क्रिया होती है। मतलब एक एग्जाम्पल नीचे दिए हुए वो समझा देंगे। क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली के बाहर का विलयन यानी कोशिका झिल्ली मतलब एक कोशिका ये हो गया, इसका जो लाल वाला भाग दिखा तो वो कोशिका झिल्ली है। तो इसके बाहर वाले भाग में जो है ना विलयन सांद्रता से मतलब बाहर का विलयन जो है सांद्रता में अधिक होता है। मतलब ये जो विलयन होगा वो क्या होगा, सांद्रता में बाहर का विलयन सांद्रता में अधिक होता है और अंदर के घोल से, तो यानी अंदर में जो यहाँ घोल पाया जाता है ना, इन सब से जो है बाहर का सांद्रता जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो क्या करा, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अति पराशरी क्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अधिक जल का कोशिका के बाहर आने लगती है। इसमें जो है
जल जो है ज़्यादा मात्रा में इधर आने लगेगा। ठीक है। कुछ समय पश्चात कोशिका सूख कर नष्ट हो जाती है। कुछ समय पश्चात जो है कोशिका क्या हो जाती है, सूख जाती है, नष्ट हो जाती है, कि उसके अंदर का जो जितना जल होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब हम इसको एक प्रयोग द्वारा समझ लेते हैं। देखिए प्रयोग में क्या कह रहा है, एक हम क्या लिए हुए हैं, शीशे का जार लिए हुए हैं। ये हमारा ये शीशे का जार है। इसमें जो ये द्रव्य दिख रहा है आपको, ये जो द्रव्य है वो नमक का घोल है। क्या चीज का, नमक का घोल है। अब हम इसके अंदर जो है एक कवच रहित अंडा, कवच रहित मतलब अंडा के ऊपर जो वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उसका कवर होता है, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद उसको जो है हम इस तरह से जार के अंदर रख देते हैं। तो इसका जैसे ही उसका ऊपर वाला भाग हटाते हैं तो कोशिका भित्ति, जैसे ये एक कोशिका हुई और इसके ऊपर ये जो कवच पाया जाता है इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। तो ये जो भित्ति है ये हट जाता है, तब बच जाता है कोशिका झिल्ली। ये वाला भाग जो है हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली है। तब कोशिका झिल्ली रहता है। अब उसी के साथ हम क्या करते हैं, उसको जार में रख देते हैं। इसमें नमक जो है जल दोनों है, जिसके कारण से इसकी क्या सांद्रता ज़्यादा है और इसको जो है जल की आवश्यकता होगी तब। तो ये क्या करेगा, अंडा के अंदर जितने भी जल की मात्रा होगी उसको ये सोख लेगा, जिसके कारण से अंडा जो है हल्का सिकुड़ा हुआ सा दिखने लगता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जैसे कोशिका झिल्ली क्या है, तो इसके लिए आपको जो है हमारा सेकेंड वीडियो जो है देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी हम परासरण के बारे में ही पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ जो है परासरण की क्रियाएं और होती हैं। तो पौधे के मूल, मूल किसको कहते हैं, मूल भाग यानी जड़ को कहते हैं। तो क्या है, पौधे में जो है मूल यानी जो जड़ है, रूट कहते हैं इंग्लिश में, की कोशिकाओं द्वारा परासरण क्रिया द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। आप लोग पढ़े हो, मतलब हम लोग पौधे में जल क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि पौधा सूखे नहीं, उसको जल मिलता रहे। तो वो जल कैसे लेता है, मतलब हम ऐसा थोड़ा है कि उसको ऊपर से नहला देते हैं और उसकी पत्तियां सब जल को सोख लेती हैं, या उसका तना जो है वो जल को सोख लेता है, नहीं। उसको हम मिट्टी में जो है हम क्या करते हैं, पानी को देते हैं, जिससे उसके नीचे जो दबे हुए जड़ होंगे वो जो है उस जल को अवशोषित कर लेंगे। तो जड़ में भी जो है, पौधे के जड़ में जो है जल का अवशोषण का जो क्रिया होता है उस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अवशोषण किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ, तो इसलिए हम यहाँ इम्पोर्टेंट में मतलब एक ब्रैकेट में करके दे दिए हैं। अवशोषण, इसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं इंग्लिश में। किसी भी पदार्थ को सोखने की जो क्षमता या क्रिया होती है, किसी भी पदार्थ को सोखने की क्षमता या क्रिया, उसी को हम अवशोषण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब फिर से हम जो है प्लाज्मा झिल्ली जो पढ़ा रहे थे यानी कोशिका झिल्ली, उसके बारे में ही कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देख क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। यह कार्बनिक अणुओं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यानी अगर पूछ दे कोई कि कोशिका की जो झिल्ली होती है, भित्ति नहीं झिल्ली, ठीक है, जो जंतुओं की कोशिकाओं में जो है वो भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप की कोशिकाओं में भित्ति पाया जाता है और उसके अंदर का जो सत्ता होता है, लेयर होता है, उसी को झिल्ली कहते हैं। तो ये जो है लिपिड, किसका, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और ये दोनों जो है कार्बनिक अणु है। कार्बनिक अणु मतलब वैसे अणु जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन का संकेत C होता है और जो है इसका संक्षेप मतलब इसका संकेत C होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है,
तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के क्लास में आपको बताया गया होगा। अब देखिए इसमें जो है कार्बनिक अणु का हम बात कर रहे थे, देख लेते हैं कार्बनिक अणु क्या कर रहा है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी वैसे यौगिक किसको कहते हैं, तो जिसमें जो है 2 तत्व जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सभी क्या है, तत्व हैं। तो अगर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन समान मात्रा में, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन भी 2 है, अगर वो दोनों समान मात्रा में आपस में जुड़े हुए हैं तो वो यौगिक कहलाएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ बात यौगिक का नहीं है, यहाँ कार्बनिक यौगिक का है। तो इन दोनों में किसी एक में कार्बन तो होना चाहिए था, तो कार्बन तो दिख नहीं रहा है। तो अब हम ले लेते हैं कि कार्बन यानी C के 2 अणु और O के 2 अणु, तो ये दोनों अगर जो है समान मात्रा में आपस में मिले हुए हैं तो वो क्या बनाएंगे, कार्बनिक अणु बनाएंगे। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक कोशिकीय जीव इसलिए लचीली होती हैं ताकि बाहरी वातावरण से भोजन आसानी से ग्रहण कर सके। इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब अमीबा के बारे में आपको इसका फर्स्ट वीडियो जो है उसमें डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो अमीबा भी जो है क्या है, एक कोशिकीय जीव है और उसका शरीर लचीला इसलिए होता है ताकि दूर स्थित जो भोज्य पदार्थ है उसको जो है क्या करे, वहां जाए और इस तरह से उसको क्या करे, अपने अंदर ग्रहण कर ले। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखते हैं यहाँ। हाँ, ये आपको मालूम चल गया क्या कहते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीवों का जो है शरीर लचीला इसलिए होता है ताकि वह आसानी से भोजन ग्रहण कर सके। ठीक है, और इस क्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव जो लचीली कोशिकाओं के माध्यम से वातावरण से जो है, वातावरण यानी बाहरी भाग से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उस क्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उसको हम अलग लिख दिए। कोशिका झिल्ली का टूटकर भोजन ग्रहण करने की क्रिया, मतलब एंडोसाइटोसिस को हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कोशिका झिल्ली जो है टूट जाती है, अपने अंदर भोजन को समा लेती है और फिर जो है जुड़ जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये क्रिया सिर्फ एक कोशिकीय जीव में ही होता है। अब हम लोग कोशिका के दूसरे अंगक की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका के दूसरे अंगक की तरफ बढ़ते हैं। तो कोशिका का दूसरा अंगक जो है वो क्या है, अब देखिए हम कोशिका के दूसरे अंगक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है कोशिका का दूसरा अंगक, क्या कर रहा है, कोशिका भित्ति। अभी हम बता रहे थे ना कि कोशिका भित्ति जो है जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें पॉइंट क्या कर रहा है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत है। यानी सबसे बाहरी परत जो है पादप कोशिकाओं का क्या कहलाती है, तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी बताइए, तो कार्बनिक अणु से बनी हुई थी। और कौन कौन सी, तो लिपिड और प्रोटीन। लेकिन जो है कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ जो ब्रैकेट में किया हुआ है। क्या कह रहे हैं, यह एक कार्बनिक अणु है जो बहुत सी शर्करा से लगातार मिलकर 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। किसका बात हो रहा है, तो सेलुलोज। यानी सेलुलोज है क्या, तो सेलुलोज भी एक कार्बनिक अणु है। और ये किससे मिलके बना होता है, तो हजारों शर्करा से मिलके बना होता है। हजारों शर्करा यानी
शर्करा जो है क्या है, ग्लूकोज का ही रूप है, और हजारों शर्करा के आपस में मिलने से सेलुलोज का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या कर रहा है, यह पादपों को संरचना और आंतरिक दृढ़ता प्रदान करती है। यानी पादपों को संरचना और उसकी कोशिकाओं का जो निश्चित आकार होता है वो किस कारण से होता है, तो कोशिका भित्ति के कारण से ही होता है। दूसरा पॉइंट है, केवल जीवित कोशिकाओं में पराशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। यानी पराशरण यानी पराशरण क्रिया द्वारा जल का अवशोषण जो है वो किसके द्वारा हो सकता है, तो सिर्फ जो है जीवित कोशिकाओं के द्वारा हो सकता है। अब यहाँ आता है एक प्रश्न, पराशरण। तो पराशरण जानने के लिए आपको जो है इसके पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें हम जो है बताए हुए हैं, और इस वीडियो में भी हल्का उसके बारे में समझाए हुए हैं। देखिए उसके बाद है कोशिका भित्ति निर्जीव किंतु पारगम्य होती है। यानी कोशिका भित्ति जो है कैसी होती है, निर्जीव में होती है, क्योंकि उसमें जो है विभाजन का क्रिया नहीं होता है, वो नई कोशिकाओं को उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, मतलब जनन के क्रिया में भाग नहीं लेती है, मेरे कहने का अर्थ था, ठीक है। तो लेकिन इसमें परागम्य का यानी ये जो है अणुओं को अपने से आके जाने देती है, आने देती है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, निर्जीव होती है। और जैसे देखिए आप लोग पेड़ देखते हैं तो पेड़ का जो ऊपर वाला खाल होता है कितना अजीब सा सख्त होता है कि नहीं, होता है ना, होता है। तो वो भाग जो होता है वो निर्जीव होता है, ठीक है, निर्जीव एक अपशिष्ट के रूप में ही पाया जाता है। लेकिन उसके अंदर कोशिकाएं होंगी ना, तो वो कोशिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं, तो अपने में से जो है पदार्थ को आने जाने देती हैं, लेकिन जल का अवशोषण नहीं कर सकती हैं। यानी अगर वहाँ जो है जल हो उसके आसपास तो वो उसको सोखने की क्षमता उनमें नहीं होती है। अब देखिए अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी की पादप कोशिकाओं के जनन कोशिकाएं और प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। निम्न श्रेणी यानी छोटे पौधे, जैसे सरसों के पौधे हो जाएंगे, मटर के पौधे हो जाएंगे, ये सब छोटे में आते हैं, पेड़ बड़े में आएंगे, ठीक है, झाड़ियाँ आ जाएंगी, ये सब निम्न श्रेणी के पौधों में आती हैं। तो निम्न श्रेणी के जो पादप की कोशिकाएं होती हैं वो जनन कोशिकाएं और प्राणी में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो मतलब छोटे जो पौधे होंगे उनकी जो जनन कोशिका होती है ना, जनन कोशिका मतलब पौधे के सभी कोशिकाओं में, अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे कि क्या पौधे के सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो नहीं, उसका जो जनन कोशिकीय अवस्था होता है। और किस प्रकार के पौधे, निम्न श्रेणी के पौधे यानी छोटे पौधे, जैसे सरसों के पौधे हुए, है ना, तो उनमें जो है जनन की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। और ये तो आपको पता ही है कि प्राणी की कोशिकाओं में यानी जंतु की कोशिकाओं में, जैसे मनुष्य की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होगी। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर हमारा वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है और आप जो है इसी तरह से आगे जो है इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक पढ़ा दिया। अब हमारा तीसरा जो कोशिका का अंगक है वो केंद्रक है, जिसके बारे में हम आपको जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये सब दिख रहे हैं, ये सब जो है आपको अगले वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है।